नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर महारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से बड़ी खबर है जहां पर टंकी के फटने की जानकारी सामने आ रही है। इससे हादसा हुआ और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। वेल्डिंग मशीन की गैस टंकी फटी है। टंकी फटने से 3 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चे समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर और एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्टील फर्नीचर की दुकान में यह हादसा हुआ। गैस टंकी के फटने से हुए हादसे में 3 लोगों के घायल होने के समाचार मिल रहे हैं। बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता कमलेश दखनी जुड़ चुके हैं। कमलेश, कैसे आखिरकार यह हादसा हुआ, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास हैं? जी हेमंत, बताना चाहूंगा आपको कि उदयपुर का एक प्रताप नगर थाना इलाका है जहां देबारी चौराहे पर एक ट्रक के डीजल के टैंक को खुलवाकर टंकी को छोटा करवाने के लिए जब वो ट्रक जो है वो दुकान पर गया और वह उस समय कटर से काटने के दौरान एक धमाका हुआ। उस धमाके में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि मैकेनिक समेत 2 बच्चे भी 4 लोग झुलस गए और सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही वहां मौके पर काफी भीड़ हो गई। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक को छोटे करवाने के लिए गैस कटर से उसको काटने का काम किया जा रहा था, लेकिन एकाएक डीजल टैंक में गैस बनने के साथ ही जोरदार धमाका और आग लग गई, जिससे दुकान के अंदर बैठे जी अभी जो घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? जो घायल उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति की अभी स्थिति गंभीर बताई जा रही। जी कमलेश, लेकिन इस पूरे हादसे को लेकर के कहीं न कहीं लापरवाही भी सामने आती है कि इस तरीके से दुकानों में अवैध गैस टंकियों के माध्यम से काम होता है। इसे लेकर के क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को देखते हुए मामले की जांच की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर में गैस की टंकी फटने से हादसा हुआ। 3 लोग घायल हुए। एक बच्चे समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है। स्टील फर्नीचर की दुकान में हादसा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में वकीलों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की की भी खबर है। अपहरण मामले को लेकर के वकीलों का गुस्सा आज टूट पड़ा। कई सामाजिक संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच वकील जब यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो जिला कलेक्ट्रेट पर धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के दौरान कलेक्ट्रेट के गेट टूट गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज तो वकीलों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वकीलों में धक्का मुक्की हुई है, जिससे कलेक्ट्रेट के गेट टूट गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे सहयोगी कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर के, क्यों आखिरकार वकीलों को सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, ये पूरा मामला हिरणमगरी इलाके में एक युवक के अपहरण से जुड़ा हुआ मामला है। 2 दिन पहले हिरणमगरी इलाके में एक युवक का दिन दहाड़े कुछ अन्य युवकों ने आपसी विवाद के चलते अपहरण कर लिया था और उसके बाद में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ भी लिया और जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ था, जिस युवक का, उसे बरामद भी कर लिया था। इस दौरान पुलिस ने 3 वकीलों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया था। उन वकीलों पे आरोप था कि जो पीड़ित युवक है जिसका अपहरण हुआ था उस पर कार्रवाई नहीं करने के लिए ये जो 3 वकील हैं ये दबाव बना रहे हैं। इस मामले को लेकर इन वकीलों पर भी FIR दर्ज की गई। कुल 10 आरोपी बनाए गए, उसमें 3 वकील भी शामिल थे। वकीलों को आरोपी बनाए जाने के चलते बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वे आक्रोशित हो गए और आज उदयपुर बार एसोसिएशन से संबंधित सभी वकीलों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन निर्धारित करते हुए पुलिस से मुलाकात का कार्यक्रम रखा था। जब वकील जिला कलेक्टर पर पहुंचे तो वहां अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने जब सभी को अंदर नहीं जाने दिया तो जो लोहे का गेट जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर लगा हुआ है उससे उस जगह पर पुलिस के साथ में जो नोकझोंक हुई, उसके बाद में वकीलों द्वारा जब धक्का मुक्की की गई तो लोहे का गेट टूट गया। उसके बाद पुलिस का काफी जाब्ता मौके पर बुलाया गया और कुछ वकील जो अंदर घुस गए वे कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद थे। उसके बाद में सभी दरवाजों को, जिला कलेक्ट्री के सभी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया गया और बाद में पुलिस द्वारा वकीलों से समझाइश की गई।
तो देखिए वकीलों द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया उसके चलते जिला कलेक्ट्री का जो मुख्य द्वार है वो अब जो लोहे का द्वार था वो टूट गया। जी कपिल, अब किस तरह की स्थितियां हैं और आखिरकार वकीलों का अपना क्या पक्ष है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है? देखिए वकीलों का मानना है कि जो आरोपी 3 वकील बनाए गए हैं वे गलत तरीके से बनाए गए, क्योंकि जो वकील जो है वो उनका ये पेशा है कि वे किसी भी तरह से मुलजिमों के संपर्क में रहकर उन्हें उनकी पैरवी करते हुए वकील नजर आते हैं। तो ये वकीलों का पेशा है और वकीलों पुलिस का तर्क है कि जो आरोपी जो पीड़ित पक्ष था उस पर वकीलों द्वारा दबाव बनाकर कानून की अवहेलना की है, इसलिए उन्होंने आरोपी बनाया। अब इस पूरे मामले में वकीलों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर ली है, एक ज्ञापन भी सौंप दिया। अब समझाइश का दौर जरूर चला है, लेकिन अब इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है कुछ देर बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्या वकीलों और पुलिस के बीच में कोई बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए जैसे ही वकीलों का यह आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला, उनका प्रदर्शन और इस दौरान धक्का मुक्की में तनाव की स्थितियां जरूर बनी है दोनों के बीच में। हाँ बिल्कुल, वकीलों और पुलिस के अधिकारियों में बातचीत हुई है। वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है, मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया। साथ ही जो घटनाक्रम कल जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर हुआ उसको लेकर भी पुलिस के साथ में बातचीत हुई है। जो अपहरण मामले में 3 वकीलों को आरोपी बनाया गया है उस पर पुलिस और वकीलों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला है ये अभी तक दोनों ही पक्षों द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जी कपिल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वकीलों और पुलिस के बीच में ये धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान कलेक्ट्रेट का गेट टूट गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया है। लापता पटवारी आशीष मीणा को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जानकारी मिली थी, परिवादी की तरफ से सूचना दी गई थी, इसका सत्यापन करवाया गया। उसके बाद टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो आखिरकार दस्तावेजों में सुधार करने को लेकर के घूस की मांग की गई थी। हमारे सहयोगी श्याम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर के? जी, ये पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के लापोद गांव का मामला है, जहां पर आरोपी पटवारी ने परिवादी के पिताजी के नाम गांव बगवाड़ा स्थित कृषि भूमि के खसरे में जमाबंदी में जाति सीरवी को पुराने रिकॉर्ड के अनुसार रहबारी करने के लिए एवज में 5,000 रुपए की मांग की थी, 10,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर 5,000 रुपए में इनके बीच में सौदा तय हुआ था। और इस पर परिवादी ने पाली एसीबी में शिकायत की थी कि आरोपी पटवारी उनसे नाम सुधार करने को लेकर 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर पाली एसीबी के एएसपी नरपत चंद के नेतृत्व में आज सवेरे परिवादी को रिश्वत की रकम लेकर आरोपी पटवारी के पास भेजा, जहां पर आरोपी पटवारी ने 5,000 रुपए परिवादी से लिए। जो ही एसीबी की टीम ने आरोपी परिवादी को गिरफ्तार कर लिया, रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी लेकिन श्याम, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे ये तो साफ है कि एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो है वो उनके मंसूबे जो है नाकाम नहीं हो पा रहे हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हो पा रहे हैं, वो लगातार भ्रष्टाचार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि लगातार एसीबी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और भ्रष्टाचारी अधिकारी है जो उसके बावजूद बाज नहीं आ रहे और आए दिन परिवादियों से रिश्वत की रकम मांग रहे हैं, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से लगातार जोधपुर डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में कार्रवाई भी की जा रही है। और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो पाली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है, पटवारी को गिरफ्तार किया रिश्वत लेते हुए। वहीं टोंक में 11 केवी लाइन टूटने के बाद रिपेयर करने और घायल को मुआवजा देने की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने सोनवाल गांव के बाद मुख्य मार्ग पर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और घायल को मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि 11 केवी लाइन टूटने के बाद रिपेयरिंग करने के दौरान एक व्यक्ति पोल से गिर गया था, जिससे वो शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही जानकारी ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने इसे लेकर के बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ घायल को मुआवजा देने की मांग की है। इसे लेकर के स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया ग्रामीणों ने और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
वहीं किसान बजट को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों की राय के बाद ही अगला बजट आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों की आमदनी पर सरकार मंथन कर रही है। आखिरकार कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके, सरकार इस पर पहल कर रही है। किसानों की आमदनी दोगुनी करना हमारी प्राथमिकता है। इसके बारे में कई तरह के चर्चाएं तो शुरू से होती रहती है कि अन्नदाता हमारे हैं किसान, बगैर खेती के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता, सब बातें करते हैं। तो उसमें आ गया कि एक तक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और अभी तक शायद वो पूरी तरह हम लोग कामयाबी हो गए। हम लोग भी चाहेंगे कि आमदनी कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो किसान, और इसीलिए सरकार ने कई योजनाएं लगातार लागू की जा रही है। इसमें आप लोग तो भागीदार रहते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ विभाग में काम भी करते हैं। अभी हमने पहली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का और उसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 23 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि एक पहला प्रयास अच्छा शुरुआत हो रही है, कुछ कमी भी रह सकती है उसके अंदर। वहीं किसान आयोग के नए चेयरमैन महादेव सिंह खंडेला ने आज पंत कृषि भवन में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। महादेव सिंह खंडेला इससे पहले पंत कृषि भवन पहुंचे और अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महादेव सिंह खंडेला के पास अपना बहुत बड़ा अनुभव है। आशा है कि आयोग किसान हित में सरकार को सलाह देगा। सीएम अशोक गहलोत ने पंत कृषि भवन पहुंच करके सभी से मुलाकात की और महादेव सिंह खंडेला को पदभार ग्रहण करने के मौके पर शुभकामनाएं दी। अरे पदम जी, आपसे पुनः अनुरोध रहेगा सर कि उपाध्यक्ष दीपचंद जी खैरिया साहब का। अरे पदम जी आ रहा, सारे आ गए। पहले तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कृषि मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और ये जिम्मेवारी का पद दिया है। मैं और खैरिया साहब किसानों के हित में दोनों मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, किसानों से जानकारी लेंगे, जो भी किसानों की समस्याएं होंगी उनकी जानकारी लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे कृषि मंत्री जी को बताएंगे, जिससे हम राजस्थान में किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मेयर दीपचंद जी खैरिया साहब किसानों से मिलकर के, किसानों से राय लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी को अच्छे अच्छे सुझाव देंगे, जिससे हमारे राजस्थान में किसानों का बहुत भला हो और उनके हित में जो हम सुझाव देंगे। और अलग से जो किसानों का ये आ रहा है बजट है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच था कि मैं किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकूं। उसके लिए सारे किसानों के, पूरे राजस्थान के किसानों के, बाहर के किसानों से भी बुला करके उनसे राय लिए, उनसे जानकारी लिए, हम किसानों के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करके इस बजट में हमारे किसानों का फायदा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम। और जैसा भी कृषि मंत्री ने कहा, आयोग बनाने का उद्देश्य क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ महादेव सिंह जी बहुत बड़ी नेता है, 6-7 बार तो रहे एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्री, अनुभवी हैं, और इनके साथ ही हमारे आदरणीय दीपचंद खैरिया जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो दोनों और पूरी कमेटी बनेगी, सब मिलकर के मैं समझता हूँ आयोग वो सलाह देगा सरकार को और मुझे भी कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं। तो वहीं पदभार ग्रहण करने से पहले किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला कृषि भवन की लिफ्ट में फंस गए। महादेव सिंह खंडेला करीब 5 मिनट तक इस लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान कृषि भवन में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लिफ्ट के बाहर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया लिफ्ट को पीटते रहे और उसके बाद कैसे ऐसे करके महादेव सिंह खंडेला को लिफ्ट से बाहर निकाला गया, लिफ्ट का गेट खोल करके।
सर हमारी बिल्डिंग में जो लिफ्टें हैं कई तो काफ़ी पुरानी हैं, जिनका संचालन जो हो रहा है वो ठीक ढंग से है या नहीं। कमिश्नर साहब को हमने कई बार कहा भी है, हमारे केयरटेकर महोदय काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन कमिश्नर साहब ने सुन रहे हैं। और ये लिफ्ट अभी भी पुरानी ढर्री पे चल रही है। कई तो ऐसे चल रही है, लोकल ट्रेन नहीं होती अपनी, जैसे यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, कब खराब हो जाए, क्या बोलने लग जाए, कोई कुछ पता नहीं है यहाँ। कोई मतलब सब अपनी मनमानी उतर रहे हैं। कमिश्नर साहब को बार बार कहने के बावजूद ये केयरटेकर महोदय हमारे बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दायरा नहीं, बार बार उसको पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो कमिश्नर महोदय है उनकी पूरी मनमानी चल रही है। नहीं वो तो उसमें सर ये तो हमारे लिए विभाग के लिए बहुत शर्मिंदा की बात होती है, क्योंकि हम यहाँ समन्वय समिति का अध्यक्ष, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई बाहर से जो हमारे मुख्य अतिथिगण आएगा उनके लिए ऐसी समस्या पैदा होती है तो बड़े एक सोच नहीं वो आता है। और ऐसा मैं सोचता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। राजधानी जयपुर में स्थित कृषि पंत भवन की अव्यवस्थाओं का हाल देखिए। किसान आयोग के अध्यक्ष ने जब सीएम को सी ऑफ करने गए तो इसी लिफ्ट में वो फंस गए थे। आपको नजारा दिखा रहे हैं। इस लिफ्ट को ठीक करने के लिए जो टेक्नीशियन है उन्हें यहां पर बुलाया गया है। ये वही लिफ्ट है जिसमें वो कई देर तक फंसे रहे, 5 से 10 मिनट तक वो फंसे रहे। इस दौरान कृषि मंत्री इस दरवाजे को खोलने की जुगत करते रहे, मगर ये दरवाजा नहीं खुला और तमाम और सुविधाओं के बाद में चाबी मंगा करके, इसकी जो की होती है इमरजेंसी की, उसे मंगा करके इस लिफ्ट को खोला गया। साफ तौर पर कृषि पंत भवन के अंदर जिस तरह की अव्यवस्थाएं हैं वो मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान साफ तौर पर नजर आई और कैमरे से भी नहीं छुपी। बड़ी बात यह थी कि किसान आयोग के अध्यक्ष पहली बार पदभार ग्रहण करने के लिए जब वो यहां पहुंचे और सीएम के मूवमेंट के दौरान इस तरह की लापरवाही, वो अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रहे कि आखिरकार कृषि पंत भवन में चल क्या रहा है और कृषि पंत भवन में किस तरह की मेंटेनेंस के नाम पर लापरवाही जो है वो यहां पर की जा रही है। बड़ी बात यह, इस पूरे मसले को लेकर के सीएम इंटेलिजेंस और तमाम पुलिस इंटेलिजेंस के लोग भी रिपोर्ट मांगने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो महादेव सिंह खंडेला हैं किसान आयोग के नए अध्यक्ष, उनकी जान यहां पर सांसद में फंसी रही और वो कई देर तक इंतजार करते रहे कि उन्हें बाहर निकाला जाए। इसके बाद में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के 38वें अध्यक्ष के रूप में सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय श्रोत्रिय ने आज अपना पदभार संभाला। सरकार की ओर से आदेश जारी होने के बाद श्रोत्रिय आज पत्नी समेत आयोग पहुंचे, जहां पर आयोग के सदस्यों और अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संजय श्रोत्रिय ने कहा है कि आयोग की विश्वसनीयता और अभ्यर्थियों का भरोसा जीतना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही समयबद्ध तरीके से आयोजित करवाना परीक्षाओं को और बिना किसी कानूनी अड़चनों के नियुक्ति तक पहुंचाना उनका प्रयास होगा। हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल भी डिले हो, किसी भी तरह का विलंब हो, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे जब तक कि कोई मान लो ऐसा अपरिहार्य कारण न हो। मतलब या तो कोई कोर्ट का आदेश हो या कोई ऐसा अपरिहार्य कारण हो जिसकी वजह से उसको हम विलंबित करें, वरना मैं चाहूँगा और पूरा बोर्ड भी ये चाहेगा, फुल कमीशन भी ये चाहेगा कि हम समय पे ही परीक्षाएं कराएं। ये हमारे प्राथमिकता होगी, समय पे परीक्षा कराना हमारी प्राथमिकता होगी, जब तक कि कोई बहुत आवश्यक कारण ना हो। लेकिन साथ में ये भी है कि उस इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे जो चल रहा है इसमें। तो मैंने ज्वाइन किया है, मैं इसको देखूंगा और इस पर चर्चा करूंगा। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को नीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के विधानसभा का घेराव किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट लग गई। और आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करने के दौरान पूनिया ने कहा है कि आंदोलन में चोट लगना आम बात है, सरकार के लाठी डंडों से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। बीजेपी वाटर कैनन के प्रहार से डरने वाले नहीं है। बीजेपी रीट मामले में सीबीआई जांच चाहती है। नहीं, चोट तो अब जो मूवमेंट होता है उसमें कहीं शर्त नहीं होती कि वहाँ भगवत गीता का पाठ होगा, सत्संग होगा। वहाँ तो कुछ भी चीज़ें संभव हैं, लेकिन दो पक्ष हैं। किसी भी आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा भी किया जाता है और उस आंदोलन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक तरीके भी होते हैं। सरकार कहीं से डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए एग्रेशन होगा, नारे भी लगाएंगे, सरकार के खिलाफ एक वातावरण भी बनेगा। उस वातावरण को थामने के रोकने के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। यहाँ तो ये खुला छोड़ देते हैं सड़कों पे, तो पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की भूमिका क्या है? वाटर कैनन और लाठी जब चलती है तो ये बात समझ में आती है कि सरकार किसी भी आंदोलन को दमन से दबाना चाहती है और आंदोलन कभी दमन से दबते नहीं है, इसलिए कोई न कोई उसका रास्ता होता है।
आप बेशर्मों की तरह सदन में कह रहे हैं कि नहीं देंगे। कल को यदि दे दी तो रिकॉर्ड की बात को आपको वापस करना पड़ेगा। आपने दर्जनों मामले ऐसे हैं जिसमें इनकार किया है। ये पूरे तरीके से प्रमाणिक और सत्य है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सच का सामना करना नहीं चाहती और इसलिए दमन का सहारा लेना चाह रही है। ये पिछले दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं, मुझ पर भी हमला हुआ, मैं समझता हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, न कोई कारण था। लोग बाग, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन एक ही जगह क्यों हुआ, पर्टिकुलर शहर में क्यों हुआ, उस तरीके के अपराधी तत्व क्यों थे? इसलिए कि मैं पिछले दिनों भ्रष्टाचार को लेके, रीट को लेके, किसानों की कर्जा माफी को लेके हम लोग पार्टी में लीड कर रहे थे और ये उनको, तो यहाँ पता लग जाता है कि सरकार की नीयत कैसी है। तो सरकार लाठी से, सरकार दमन से इनको दबाना चाह रही है, लेकिन अब सरकार के खिलाफ एक व्यापक असंतोष बेरोजगारों में, किसानों में, आम लोगों में, कानून व्यवस्था को लेके कभी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, शायद कोई दिन होगा राजस्थान में जब कोई गैंगरेप या रेप की घटना की इतला नहीं मिलती होगी। तो सतीश पूनिया के पैर में चोट लगी प्रदर्शन के दौरान, और इसके बाद उन्होंने कहा कि चोट लगना इस तरह के प्रदर्शनों में आम हिस्सा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वाटर कैनन के प्रभाव से विपक्ष डरने वाला नहीं है, उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है, और बेरोजगारों के लिए, आम लोगों के जनहित के मुद्दे उठाने के लिए वे लगातार खड़े हुए हैं। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात करने के लिए कैंप ऑफिस में एक व्यक्ति ने फोन कर हमले की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गईं। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा स्थित कैंप ऑफिस में एक अज्ञात व्यक्ति ओम बिरला से फोन पर बात करना चाह रहा था। इसी दौरान कैंप ऑफिस के कार्मिकों ने असमर्थता जताई। इसके बाद इस शख्स ने हमले की धमकी दे डाली। हमले की धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को अजमेर से गिरफ्तार किया है। वहीं नागौर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। यह शिविर 17-18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी आज जयपुर में पीसीसी के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने दी। उन्होंने बताया कि 20-21 फरवरी को बीकानेर में भी शिविर का आयोजन होगा। उससे पहले 19 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस प्रभारी अजय माकन शामिल होंगे। इस मौके पर डोटासरा ने किसान कानून को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। परसों 2 दिन हमने नागौर का जो 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण रखा है। कल नागौर में नया जो जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बना रहे हैं उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा है। 20 और 21 तारीख को बीकानेर के अंदर हमने रखा है। फिर मार्च के फर्स्ट वीक में भी हमने राजसमंद और दूसरे जिलों का रखा है। बीच में कोविड के कारण से हम लोग रुक गए थे। 19 तारीख को हमारा एक दिन का जो अधिवेशन भी कांग्रेस का एआईसीसी पीसीसी मेंबर वगैरह का सबका हो रहा है। अजय माकन जी के भी आने का कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ हम सब लोग कांग्रेस की उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। हम सब मिलकर के जिस जनता ने आशीर्वाद देकर के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई है, उस सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं जो दे रही है, उसका लाभ आम लोगों को मिले, सब लोगों को नीचे तबके तक उनका लाभ मिले। चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे कृषक मित्र जो ऊर्जा योजना है उसमें 12,000 रुपये हम लोग देते हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत हम लोग जो गेहूं गरीब को देते हैं, कोविड के अंदर जो परेशान हुए उनको जो रिलीफ पैकेज दिया गया था वो सबको मिला नहीं मिला, ये सब चीज़ें हम लोग करते रहे। और जो 7-8 साल से केंद्र की मोदी सरकार बैठी है, वो जो जन विरोधी नीतियाँ उनकी हैं, किसान को परेशान करने का उनका जो 3 काले कानून लाए थे उससे भी किसान परेशान हुए। आज बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे पढ़े लिखे मारे घूम रहे हैं, उनको केंद्र की सरकार कोई नौकरी नहीं दे रही है।
स्टेट गवर्नमेंटें जहाँ नौकरी देना चाहती हैं वहाँ केंद्र सरकारें और उनके नेता अड़ंगे लगाने में लगे हुए हैं। महंगाई बेकाबू हो रही है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। लेकिन इन चीज़ों से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को कोई वास्ता नहीं है। वो केवल मात्र चुनाव जीतना, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या, वो सब का दुरुपयोग करते हुए जनहित के काम नहीं करके अपने व्यक्तिगत हित के काम कर रहे हैं। इससे लोग परेशान हैं आज। तो इन सब मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाला बजट है उसके ऊपर भी हम 19 तारीख को सभी लोगों से चर्चा करेंगे कि हमारी सरकार किस प्रकार से आम जन के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके आगे बढ़े, वो तरक्की करे, इसके लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी, सभी क्षेत्रों में किस प्रकार से वो काम करे, इस बात का एक रोड मैप हमारे द्वारा प्रस्ताव पारित करके अधिवेशन में और मुख्यमंत्री जी को दिया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम, सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का रंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about FESPO, I was like, I gotta go there, and I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम, सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का रंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about FESPO,